कांटा लगा म्यूजिक में अपनी वाइब्रेंट एनर्जी और जबरदस्त डांसिंग स्टाइल से देश के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाली शेफाली जरेवान का 42 वर्ष की आयु में अचानक देहांत हो जाता है। उनकी सडन डेथ से पूरे देश में शौक की लहर फैल जाती है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि इतनी यंग एज के अंदर किस तरह से ऐसे सडन डेथ हो सकती है। 28 जून 2025 को रात को करीब 10 से 11 बजे के पास मुंबई के बेलीव्यू हॉस्पिटल में पहुंचते ही शेफाली को ब्रॉड डेड घोषित किया जाता है। शुरुआत की रिपोर्ट हार्ट से रिलेटेड कार्डियक अरेस्ट का संकेत करती है, लेकिन 42 वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट सुनकर सब कोई हैरान भी रह सकते हैं जब इंसान के अंदर इस तरह की डिसीज का बहुत ही लो रिस्क हो, लेकिन ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है। चेकअप के दौरान उनके घर से ऑफ लेबल यूज की जाने वाली काफ़ी एंटी एजिंग मेडिसिन की एक लिस्ट मिली, जिसके अंदर ग्लूटाथायोन की वायल्स, इंजेक्शंस, टैबलेट्स, विटामिन सी के इंजेक्शंस, स्किन ग्लो की टैबलेट्स और कई एंटी एजिंग मेडिसिन जिनकी पूर्णतः जानकारी भी अभी उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये सभी मेडिसिन वो लगभग 5-6 साल से ले रही थी और बिना किसी डॉक्टर के सुपरविजन के। पास्ट हिस्ट्री के अंदर शेफाली को 15 साल की उम्र से सीजर्स की हिस्ट्री थी और स्ट्रेस इंड्यूस होने पर सीजर्स होने का उन्होंने जिक्र भी किया था। उनके करीबी और उनके दोस्त ये बताते हैं कि ये हादसा होने से एक दिन पहले तक वो बिल्कुल फिट और फाइन थी और उनका मूड बिल्कुल दुरुस्त था। घर पर पूजा के लिए उन्होंने एक लंबी फास्टिंग की, हम सब लोग भी करते हैं। इस लंबी फास्टिंग के बाद नेक्स्ट डे उन्होंने बिना खाना खाए आफ्टरनून में एक एंटी इंजेक्शन लिया और ये रूटीन वो बहुत सालों से फॉलो करती है। कुछ न्यूज़ में उन्हें 1-2 दिन पहले कुछ चक्कर आने की या घबराहट की कंप्लेंट करते हुए भी बताया गया था, जो बहुत मामूली थी। तो इसी शाम को करीब 10-11 बजे उनकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, बहुत तेज ठंड लगने लग जाती है और बीपी अचानक से ड्रॉप होने लग जाता है। वो बेहोश होकर गिर जाती है और तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। डॉक्टर्स के अनुसार उनकी मृत्यु का कारण अचानक से ब्लड प्रेशर में आया हुआ सडन ड्रॉप था, लेकिन इस सडन ब्लड प्रेशर के ड्रॉप के एग्जैक्ट रीजन के पीछे अभी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इस इंसिडेंट से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और न्यूज़ के ऊपर एक डिबेट छिड़ गई है कि क्या ये सभी एंटी एजिंग मेडिसिन जो ऑफ द लेबल यूज़ की जाती हैं, सेलिब्रिटीज़ को, इन्फ्लुएंसर्स को, एक्टर्स को कैमरा रेडी तो रखती हैं, लेकिन क्या वो उनकी हेल्थ के साथ कोई गैम्बल तो नहीं खेल रही हैं? ये यंग और फ्लॉलेस रहने का प्रेशर आखिर हम सबको कहाँ तक लेके जाएगा? एंटी एजिंग इंडस्ट्री हमारे बॉडी और शरीर को एक ग्लास की तरह से ट्रीट करती हैं, जिसमें जो फ्लूइड है अगर इवोपरेट हो जाता है तो उसको वापस भरना पड़ता है। हार्मोन की डेफिशिएंसी के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी तो दी जाती है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हार्मोन्स का क्या पर्टिकुलर नॉर्मल लेवल है और हर एज के अनुसार उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। शरीर को रीजेमिनेट करने के लिए स्टेम सेल्स थेरेपी एडवाइस की जाती है, लेकिन उसके ट्यूमेरोजेनेसिस और इम्यूनो रिजेक्शन जैसे इफेक्ट्स को तो भूल ही जाते हैं। विटामिन डी को लाइफ लॉन्गिटिविटी बढ़ाने के लिए यूज करने के लिए न्यूज़ आती हैं, लेकिन विटामिन डी की हाइपर टॉक्सिसिटी के इफेक्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। ये सारे ट्रीटमेंट बिना किसी लॉन्ग टर्म रिसर्च के ठोस प्रमाण के बिना ही किए जाते हैं। मार्केटिंग में सुनते हैं विजिबली इंस्टेंट रिजल्ट्स और मैजिकली रिवर्सिंग एजिंग, लेकिन मार्केटिंग और ट्रुथ एक्चुअलिटी में एक दूसरे के विपरीत है। दोस्तों, एंटी एजिंग की इस ग्लैमरस मार्केटिंग और दुनिया में आजकल बहुत कुछ पॉपुलर है, जैसे कि निकोटिनामाइड ड्रिप्स, जिन्हें NAD+ ड्रिप्स कहते हैं और जो कहते हैं कि सेल्स रिपेयर करती है और एनर्जी बूस्ट करती है, मेटाबॉलिज्म को बेटर करती है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शंस, जिनसे स्किन टोन्स और मसल स्ट्रेंथनिंग और वाइटलिटी बढ़ती है। ग्लूटाथायोन के टैबलेट्स और इंजेक्शन जो स्किन ब्राइटनिंग और डिटॉक्सिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। कोलेजन पिल्स जो स्किन की इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती हैं। रेस्वेराट्रॉल जो एनर्जी को टॉप अप करते हैं। हाई एल्यूरोनिक एसिड के इंजेक्शन जो स्किन की हाइड्रेशन को इम्प्रूव करते हैं। विटामिन सी की IV थेरेपी जो इम्यूनिटी को बढ़ाती है। मॉर्फियस और फॉर्मा जैसे स्किन रिजुविनेटिंग प्रोसीजर्स, ये सभी प्रोसीजर्स लॉन्गिटिविटी को बढ़ाने का क्लेम करते हैं, यूथ को मेंटेन करने का क्लेम करते हैं। ये सब सुनने में बहुत ग्लैमरस लगता है, लेकिन ध्यान दें,
विटामिन सी का इंजेक्शन बॉडी में हाई डोज पे देने पर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या अरिथमिया भी कर सकता है। रिकम्बिनेंट ग्रोथ फैक्टर से क्लॉटिंग का और ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ता है। ग्लूटाथायोन से लीवर एंजाइम्स में डैमेज होने का रिस्क रहता है। रेस्वेराट्रॉल, एनएडी ड्रिप्स और बाकी जो भी ड्रिप्स दी जाती है उन सब से भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का रिस्क रहता है। ये सब ट्रीटमेंट बिना किसी मेडिकल सुपरविजन के और बिना किसी डॉक्यूमेंटेड रिसर्च के और बिना प्रॉपर इंडिकेशन के रिस्क फ्री नहीं है। सौंदर्य के पीछे लाइफ का गैम्बल किस तरह से जस्टिफाई है? एफडीए ने कॉस्मेटिक यूज के लिए ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन को अप्रूवल नहीं दिया है। लाइफ को बढ़ाने के लिए विटामिन डी की हाइपर डोज को किसी तरह का कोई अप्रूवल नहीं है। इनफैक्ट बहुत से एक्सपेरिमेंट तो अभी सिर्फ एनिमल्स के अंदर ही है, ह्यूमन ट्रायल्स तो अभी हुए ही नहीं है। बाहर से यूथ दिखने के लिए कॉस्मेटिक मेडिसिन यूज की जाती हैं जिन्हें स्किन पे अप्लाई किया जाता है, और इंटरनल एजिंग को कम करने के लिए आईवी ड्रिप के थ्रू ये एंटी एजिंग मेडिसिन दी जाती हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी कोई अप्रूवल नहीं है। इन्हें अक्सर ऑफ लेबल यूज से मतलब कि जिनके लिए अभी इंडिकेशंस नहीं है उन इंडिकेशंस के अंदर अनअप्रूव्ड तरीके से दिया जाता है। इन दवाओं के अनसेफ कॉम्बिनेशन से और बिना मॉनिटरिंग के बहुत से रिस्क बढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक ब्लूमिंग मार्केट तैयार हो गया है जहां इन्फ्लुएंसर्स अनरेगुलेटेड इंजेक्शंस और पिल्स को क्विक ब्यूटी फिक्स कहकर प्रमोट करते हैं। कुछ क्लिनिक्स और ऑनलाइन स्टोर्स फेक हार्मोन पेप्टाइड कॉकटेल को बिना किसी सेफ्टी डाटा या रिकमेंडेड गाइडलाइंस के देखे बिना प्रमोट करते हैं और सेल करते हैं, लेकिन इन सभी के पीछे कोई ठोस साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और कुछ तो लाइफ के लिए रिस्क भी बन सकते हैं। शेफाली जरीवाल की मृत्यु का कारण के लिए जांच तो अभी जारी है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ चुका है कि क्या हम युवा दिखने की चाह में अपनी असली सेहत को दांव पर तो नहीं लगा रहे हैं। हमारी एडवाइस तो यही है कि फिजिकल फिट रहने के लिए आपको हैप्पी रहना चाहिए, एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। उसके अलावा एंटी एजिंग के लिए जो मेडिसिन प्रमोट की जाती है उनका कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है और उनको यूज़ करने के लिए कोई सलाह भी नहीं दी जाती है। जब इनको यूज़ किया जाता है तो डॉक्टर की सुपरविजन में स्पेसिफिक इंडिकेशंस के लिए ही दिया जाता है। तो इसलिए आपके लिए कुछ सेफ्टी चेकलिस्ट हैं जिन पे ध्यान देना ज़रूरी है। जब कभी भी किसी तरह की मेडिसिन लेनी है तो एक डॉक्टर का परामर्श जरूरी लें। हार्मोन्स के लिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का या आपके डॉक्टर जो आपको ट्रीट कर रहे हैं उनसे सलाह लेकर ही किसी तरह की मेडिसिन का प्रयोग आगे बढ़ाएं। जो मेडिसिन एफडीए से या ड्रग कंट्रोलिंग बॉडी से अप्रूव नहीं है उनको उस पर्टिकुलर इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपकी एज की रिकमेंडेशंस के अनुसार चेकअप और ब्लड टेस्ट करने चाहिए। रिक्वायरमेंट हो तो टॉक्सिसिटी प्रोफाइल भी चेक किया जा सकता है। जो भी मेडिसिन अवेलेबल है उनमें से मैक्सिमम मेडिसिन को खाना खाने के बाद एडवाइस किया जाता है। जब डॉक्टर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो प्रॉपर हाइड्रेशन और प्रॉपर डाइट की एडवाइस ज़रूर देते हैं। खाली पेट लेने वाली मेडिसिन कुछ लिमिटेड ही हैं, अधिकतर मेडिसिन को तो प्रॉपर खाना खाने के बाद ही एडवाइस किया जाता है। तो जिस तरह से जिस मेडिसिन की इंस्ट्रक्शन दी जाती है वैसे ही फॉलो करें, हाइड्रेशन और डाइट को प्रॉपरली मेंटेन करें। मिरेकल क्योर से सावधान रहें। इंस्टेंट यूथ कहने में तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन रिसर्च से वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिक एविडेंस और मार्केटिंग में बहुत डिफरेंस है। अगर आप प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की जो बैलेंस डाइट WHO की एडवाइस है 50-25-25 की, और रेगुलरली आप फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल्स को अपने डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं और जो नेचुरल मल्टीविटामिन्स हैं आपके अंदर जा रहे हैं, तो ये सब एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ आपके अंदर नेचुरली आ रही हैं जिनको आप रेगुलर एक्सरसाइज से बढ़ा सकते हैं। अधिकतर केसेस में अगर आप नॉर्मल हैं तो आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर सप्लीमेंट तभी एडवाइस करते हैं जब किसी पर्टिकुलर विटामिन्स की या मिनरल की कोई डेफिशिएंसी होती है। तो एज अप्रोप्रिएट कार्डियक स्क्रीनिंग करें, एज अप्रोप्रिएट बाकी हेल्थ के लिए स्क्रीनिंग करें और अपने डॉक्टर्स की एडवाइस को फॉलो करें और हेल्दी रूटीन फॉलो करने के साथ साथ अननेसेसरी हाइट में ना फंसें। थैंक यू।